What's up, guys? I hope you're having a good time. So today we'll be starting with registration chapter. Registration chapter again, it is a very important chapter from examination point of view. देख इसके अंदर सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक कवर्ड है. सेक्शन 22 इज वेयर पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. देन सेक्शन 23 पर्सन exempt from registration irrespective of turnover. Section 24 is mandatory registration where person is liable for compulsory registration irrespective of its turnover. Then other section 25, 26 and 27. Section 25 is procedure for registration. Section 26 is deemed registration. 27 is special provisions with respect to registration for CTP casual taxable person and NRTP non-resident taxable person. Section 28 other amendment in registration. Section 29 is revocation or cancellation or suspension of registration, and section 30 is revocation of cancellation. ठीक है, चल without wasting any time we'll start with registration. देख registration क्या है? It is your first step towards becoming a GST compliant. मतलब क्या है कि बिना रजिस्ट्रेशन के तुम रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, बिना रजिस्ट्रेशन के तुम आईटीसी के बेनिफिट्स ले नहीं सकते. इधर देख, ये जो रजिस्ट्रेशन लिखा है ना, ये जो 4 पॉइंट है, दीज आर योर एडवांटेजेस फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन. देख इसके 4 एडवांटेजेस है. सबसे पहला क्या है? देखिए अगर तुम रजिस्ट्रेशन लेते हो देन इट लीगली रिकॉग्नाइजेज यू एज अ सप्लायर. ठीक है, उसके बाद जैसे ही तुम लीगली रिकॉग्नाइज हो जाते हो, इट ऑथराइजेज a supplier to collect taxes, pay the taxes to the government and pass the credit of the taxes so paid. ठीक है, फिर you can claim ITC and you can utilize the same while paying the output tax liability. It ensures your seamless flow of ITC. ठीक है, तो ये हो गया advantages of registration. अभी देख सेक्शन 22 स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, वो अपन देख लेते हैं. वो तुम्हारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं. सबसे पहला तो क्या है कि भैया जीएसटी है ना, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है. इसके अंदर सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तुम जितने भी स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरीज से सप्लाई कर रहे हो, तुम्हें हर स्टेट का एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. हावेवर अगर तुम खाली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज करते हो तो एज पर सेक्शन 23 यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. देयरफॉर तुमको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है ना, इट इज योर पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन. तुम ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, हर स्टेट के रजिस्ट्रेशन पे तुम्हारा एक ही पैन जाएगा. नेक्स्ट, अगर नॉर्मली तो तुमको सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन अगर तुम विद इन द सेम स्टेट तुम्हारे 2 ब्रांचेज है, तुम मल्टीपल ब्रांचेज या फिर मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स है, तो इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर के भैया अगर वो चाहे तो एक स्टेट का एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस वर्टिकल्स. ठीक है, उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांच को या एक बिजनेस वर्टिकल को उसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड बाकी उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी ब्रांचेज या बिजनेस वर्टिकल है सबको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा. या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम्हारे एक ही स्टेट के अंदर जितने भी मल्टीपल ब्रांचेस है वो सबका सब तुम अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लो. इन दैट केस जितनी भी ब्रांचेस है वो सारी की सारी तुम्हारी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर हो जाएगी. देख जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है. मतलब क्या कि भाई तुमको सीजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, एसजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, यूटीजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन और आईजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सारे के सारे टैक्स के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? वो प्लेस ऑफ बिजनेस जो तुमने तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एज अ प्रिंसिपल प्लेस डिक्लेयर किया है. टैक्स पीरियड मतलब वो पीरियड जिसका तुम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हो. नॉर्मली इट इज मंथली. ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के लिए वो क्वार्टरली टैक्स पेयर हो जाता है. नेक्स्ट, टैक्सेबल पर्सन कौन है? टैक्सेबल पर्सन मतलब वो बंदा जो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, इधर बाय वर्च्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23 या फिर अंडर सेक्शन 25(3) वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का. ठीक है, चल सेक्शन 22, 23 एंड 24 बेसिक सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है. देख सेक्शन 22 क्या बोलता है? सेक्शन 22 इज पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब क्या कि भाई इसमें ना 4 पॉइंट है. सबसे पहला है टर्नओवर बेस्ड. एग्रीगेट टर्नओवर अगर तुम्हारा 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख एक्सीड करता है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो जिस पॉइंट पे तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड किया दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लायबिलिटी. पॉइंट ऑफ लायबिलिटी से विद इन 30 डेज तुमको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. क्यों? बिकॉज एट दैट point when your turnover exceeds you become liable for registration. अभी देख 10 lakhs का टर्नओवर कौन से स्टेट में आता है? खाली 4 स्टेट में, एमएमटी, नागालैंड. ठीक है, एमएमटी मतलब मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड. एमएमटी नागालैंड से अगर तुम सप्लाई कर रहे हो एंड तुम्हारा टर्नओवर 10 lakhs एक्सीड करता है देन यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. तुमको पॉइंट ऑफ लायबिलिटी मतलब जिस दिन टर्नओवर एक्सीड हुआ उसके विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. ठीक है, 20 lakhs कब आता है? व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज और ओनली सर्विसेज इन केस ऑफ नॉर्मल स्टेट्स. नॉर्मल स्टेट्स मतलब अदर देन एमएमटी नागालैंड.
40 लैक्स कब आता है? व्हेन यू आर ओनली प्रोवाइडिंग गुड्स, ठीक है, तुम जब खाली गुड्स का सप्लाई करते हो तो उस केस में 40 लैक्स का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। हाउएवर इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस अपन थोड़ी देर में देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड आता है, सेकंड पॉइंट है इसके अंदर प्रीवियस लॉस, मतलब क्या कि अगर तुम सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे या तुम एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज ड्यूटी में रजिस्टर्ड थे, ठीक है, तो तुमको बाय डिफॉल्ट जीएसटी जैसे ही एप्लीकेबल होगा तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब अगर तुमने तुम्हारा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न किसी और को, सामने वाले बंदे को ट्रांसफर कर दिया ना, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड सक्सेसर। तो जिसको तुमने बिजनेस ट्रांसफर किया दैट पर्सन विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। एंड लास्ट पॉइंट है तुम्हारा अमालगमेशन डीमर्जर। अमालगमेशन डीमर्जर के केस में जो भी नया कंपनी है ना, दैट न्यू कंपनी इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन। समझ में आ गया? तो सेक्शन 22 के अंदर 4 पॉइंट है। पहला है एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 10 lakhs only, 10 lakhs only in case of special category states, that is MMT Nagaland. 20 lakhs is when you are providing goods as well as services, or you are providing only services for other states other than MMT Nagaland. 40 lakhs is when you are providing ओनली गुड्स, व्हेन यू सप्लाइंग ओनली गुड्स अदर देन एमएमटी नागालैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर तुमको एमएमटी नागालैंड दिख गया तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा लिमिट 10 lakhs पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था प्रीवियस लॉ, अगर पुराने लॉ में मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड अपन ने देखा था एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में जिस बंदे को मैं बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ वो सामने वाले बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और लास्ट अपन ने देखा था अमालगमेशन डीमर्जर। अमालगमेशन डीमर्जर के केस में जो न्यू कंपनी है या जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी देख सेक्शन 25 स्टार्ट करने से पहले ना एक सेक्शन 40 का जो एक्सेप्शन है ना, 4 एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शंस देख लेते हैं। देख 40 lakhs का लिमिट कब नहीं लगेगा, तो इन 4 केस में 40 lakhs का लिमिट नहीं लगेगा। मतलब या तो 10 lakhs का लगेगा या फिर 20 lakhs का लिमिट लगेगा। देख सबसे पहला है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर मैं एज पर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस में आ जाता हूँ तो उस केस में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख तीनों का ही लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैंने 10,000 का भी टर्नओवर है तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्लाइंग आइसक्रीम एडिबल आइस विद और विदाउट कोको, टोबैको सब्सटीट्यूट्स। अगर मैं आइसक्रीम एडिबल आइस कोको या फिर टोबैको या टोबैको सब्सटीट्यूट्स का सप्लाई करता हूँ तो उस केस में मुझे मेरे ऊपर 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। इट विल बी इधर 10 lakhs और 20 lakhs। थर्ड पर्सन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाइज मतलब विद इन द सेम स्टेट। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुदुचेरी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन स्टेट्स में अगर मैं विद इन द सेम स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ तो उस केस में 40 lakhs का लिमिट नहीं लगेगा, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाईज हावेवर कवर्ड अंडर सेक्शन 24। अभी देख लास्ट है तुम्हारा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर मैं सेक्शन 25(3) के हिसाब से सामने से रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, तो उस केस में 40 lakhs का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अपन ने एक्सेप्शन 40 lakhs के 4 एक्सेप्शन क्या देखे थे। सबसे पहला सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेकंड आइसक्रीम एडिबल आइस, कोको, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, थर्ड इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन केस ऑफ सतनाम एक्सेप्ट आसाम, पुदुचेरी एटसेट्रा, ठीक है। आसाम के केस में 40 lakhs का लगेगा लिमिट, लेकिन आसाम के अलावा जो भी सतनाम के स्टेट से या फिर पुदुचेरी है उसका अगर मैं विद इन द सेम स्टेट सप्लाई करता हूं तो लिमिट नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और लास्ट है तुम्हारा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3) के अंदर अगर मैं सामने से रजिस्ट्रेशन लेता हूं तो 40 lakhs का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 22 क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन 23 देखते हैं। सेक्शन 23 और 24 अपन साइमल्टेनियसली चलेंगे। देख सेक्शन 23 में क्या बोला है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। मतलब अगर मेरा टर्नओवर एज पर सेक्शन 22 10 lakhs, 20 lakhs या 40 lakhs से एक्सीड भी करता है ना, तो भी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 23 मैं लायबल नहीं रहूंगा अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन, ठीक है। एंड सेक्शन 24 क्या बोलता है, कंपलसरी और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर मेरा टर्नओवर 10 लाख, 20 lakhs से 40 lakhs से कम है फिर भी मुझे मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देख सबसे पहले क्या, एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अपन ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में भी देखा था कि अगर मैं एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज करता हूं तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 23 मैं लायबल नहीं हूं फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीकल्चरिस्ट मतलब क्या, टू द एक्सटेंट द सप्लाई इज प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड बाय सेल्फ, फैमिली, सर्वेंट्स, हायर्ड लेबर। मतलब मेरा जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, अगर मैं उस प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सप्लाई कर रहा हूं तो उस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।
थर्ड आता है आरसीएम सेल्स। आरसीएम सेल्स मतलब अगर मैं रिवर्स चार्ज में सेल्स करता हूँ, मतलब मैं उस गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता हूँ विच इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो उस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज जो बंदा रिवर्स चार्ज में परचेस करेगा, जो रेसिपिएंट है, द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। देयरफॉर जो आरसीएम परचेज है, ये देख, जो आरसीएम परचेजेस है ना, जो बंदा आरसीएम में परचेज कर रहा है ना, वो सेक्शन 24 में कवर्ड हो जाता है, उसको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देख, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। इधर टैक्सेबल गुड्स की बात नहीं की है। अगर मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता हूँ तो उस केस में आई एम लायबल फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। हाउएवर अगर मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 10 लाख 20 लाख का लिमिट लग जाएगा, अप टू 10 लाख इन एमएमटी नागालैंड और अप टू 20 lakhs इन अदर स्टेट्स मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। देख इधर देख, पहला पॉइंट आ गया इंटरस्टेट सेक्शन 24 में। देख क्या, इंटरस्टेट सेल परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs 10 lakhs विल बी ओनली अवेलेबल इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं तो मैं मैंडेटरीली सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर मैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं ना, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो ही मुझे 10 लाख 20 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होगा। बियॉन्ड 10 लाख 20 लाख मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अप टू 10 लाख 20 लाख नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंडीशन क्या है? ऑब्टेन पैन एंड हैव अ ई-वे बिल। ठीक है, मतलब अगर मैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पैन होना मेरे पास जरूरी है एंड मेरे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सीटीपी के केस में इफ अ सीटीपी इज मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, मैं सीटीपी हूँ और अगर मैं इंटर स्टेट नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मुझे 10 लाख 20 लाख तक का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड 10 लाख 20 लाख अगर मेरा टर्नओवर जाता है तो उस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी इधर देख, सीटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। अगर मैं अदर देन, मैं सीटीपी हूँ और मैं अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा हूँ ना, तो उस केस में 10 लाख 20 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। 10 लाख 20 लाख का लिमिट इन केस ऑफ सीटीपी इज ओनली एप्लीकेबल इन फॉर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख, सीटीपी हो गया। कमीशन एजेंट, अगर मैं कोई कमीशन एजेंट हूँ, इफ आई एम डीलिंग इन सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो उस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरस्टेट का नीचे एक चार्ट है, वो चार्ट अपन थोड़ी देर में देखते हैं। एक बार सेक्शन 24 कवर कर लेते हैं। देख, सेक्शन 24 में अपन ने इंटरस्टेट सेल परचेज ऑफ गुड्स देख लिया, सीटीपी मेकिंग अदर सप्लाईज अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स देख लिया, आरसीएम परचेजेस देख लिया। अभी देख, ईसीओ, ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर मैं ईसीओ हूँ, ठीक है, एंड इफ आई एम कलेक्टिंग टैक्सेस, तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ माय टर्नओवर। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ। ठीक है, अगर मैं ईसीओ के थ्रू अगर गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, इफ आई एम अ सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ, तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरीली। नेक्स्ट, टीडीएस, अगर मैं टीडीएस काट रहा हूँ, इफ आई एम पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, देन टू मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूँ तो मुझे कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं एजेंट हूँ एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजेंट, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हूँ आईएसजी, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं ओआईडीआर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। ठीक है, तो चल सेक्शन 23 और 24। 23 में क्या है? पर्सन एग्जेम फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स और होली एग्जेम गुड्स या सर्विसेज की अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। आरसीएम सेल्स आ गया। इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज आ गया, अप टू 10 लाख 20 लाख रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बियॉन्ड 10 लाख 20 लाख मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स आ गया, अप टू 10 लाख 20 लाख रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बियॉन्ड 10 लाख 20 लाख रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सीटीपी आ गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो अप टू 10 लाख 20 लाख रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड देन लास्ट आ गया तुम्हारा कमीशन एजेंट। अगर मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में डील कर रहा हूँ, सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड इफ आई एम एन एजेंट, तो उस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।
सेक्शन 24 में देख कौन कौन है जो एग्जाम जिनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटर स्टेट सेल्स और परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, नेक्स्ट आ गया सीटीपी मेकिंग सप्लाईज अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, उसके बाद आरसीएम परचेजेज आ गया, देन ईसीओ आ गया और सप्लायर सप्लाइंग थ्रू ईसीओ भी आ गया, उसके बाद टीडीएस डिडक्टर आ गया, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आ गया, एजेंट अदर देन एग्रीकल्चरल एजेंट आ गया, पर्सन प्रोवाइडिंग ओआईडीआर सर्विस आ गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आ गया एंड एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। ठीक है, अब इधर देख इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या, अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इफ इट इज अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो सेक्शन 24 लग जाएगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अगर मैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा हूँ तो सेक्शन 23 अगर लेस देन 10 लाख या 20 लाख का टर्नओवर है, सेक्शन 24 अगर मोर देन 10 लाख 20 लाख का टर्नओवर है। अगर मैं इंटर स्टेट सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हूँ तो भी लेस देन 10 लाख 20 लाख है तो सेक्शन 23, मोर देन 10 लाख 20 लाख है तो सेक्शन 24। अगर मैं सीटीपी हूँ, सीटीपी ठीक है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो 23-24 लग जाएगा, अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा हूँ तो सेक्शन 24 लग जाएगा। ठीक है, चल हो सके तो वीडियो को पॉज करना और इस चार्ट को कॉपी कर लेना। सेक्शन 22, 23, 24 तुम्हारा क्लियर है। चल नेक्स्ट देखते हैं। अपन ने एग्रीगेट टर्नओवर का कंपोजिशन स्कीम में देख लिया था, एज वेल एज अपन ने कंसेशनल रेट का जब टॉपिक किया था उसमें भी कवर कर लिया था। हावेवर अपन वापस कवर कर लेते हैं। ये देख एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कैलकुलेटिंग एलिजिबिलिटी या थ्रेशोल्ड लिमिट, ये टैक्सेबल टर्नओवर के लिए नहीं आई है, एलिजिबिलिटी या थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए। मतलब जो मेरा लिमिट है रजिस्ट्रेशन के केस में 10 लाख 20 लाख या 40 लाख का जो टर्नओवर लिमिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये है। कंपोजिशन स्कीम में जो 75 लाख 1.5 सीआर का टर्नओवर है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये चार्ट काम आएगा। एंड कंसेशनल रेट 6% पर अगर मैं टैक्स पर पे कर रहा हूँ तो 50 लाख का जो लिमिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये टेबल आएगा। तो देख टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब ऑल द सेल्स, देयरफॉर वैल्यू विल इंक्लूड ईच एंड एवरी सेल्स मेड बाय यू इंक्लूडिंग टैक्सेबल सेल्स, नॉन टैक्सेबल सेल्स, आरसीएम सेल्स, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड सप्लाईज एंड इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो इसके अंदर सारे के सारे सेल्स आ जाएंगे। वैल्यू एक्सक्लूड्स मतलब जो तुम्हारा लिमिट है टर्नओवर का उसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा, तो जीएसटी, टैक्सेस, सेसेस और ड्यूटीज नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी टैक्सेस है, जीएसटी के अलावा जो भी तुम्हारे अदर टैक्सेस है वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। आरसीएम परचेज इन यानी केस ये परचेज है तो तुम्हारे सेल्स के डेफिनेशन में नहीं आता, देयरफॉर टर्नओवर में भी नहीं आएगा। हो सके तो वीडियो को पॉज करना और इसको कॉपी कर लेना। चल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या होता है उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक बार देख लेना। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ कमीशन एजेंट इन सच केस हैव बीन क्लासिफाइड एज फॉलोज। देख कमीशन एजेंट का जो भी तुमको एक क्लैरिफिकेशन है ना वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर हो सके तो इसको भी कॉपी कर लेना। वीडियो को पॉज करना और इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि भैया कमीशन एजेंट के केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो तुमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चल इधर नीचे मैंने एजेंट प्रिंसिपल का एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी देख लेना, तुमको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 है तुम्हारा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन देख क्या बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट, एवरी पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 22 दैट इज पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और अंडर सेक्शन 24 दैट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी। पॉइंट ऑफ लायबिलिटी मतलब वो डेट जिस दिन पे तुम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हो, इधर अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी तुमको जीएसटी REG 01 फाइल करना है। ठीक है, पर्सन हैविंग अ यूनिट इन SEZ, ठीक है, और बीइंग अ SEZ डेवलपर शैल हैव टू अप्लाई। अगर मेरा एक ही स्टेट में दो ब्रांच है, ठीक है, एक मेरा अदर देन SEZ है और एक SEZ में आ जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उस केस में भले ही वो मेरा विद इन द सेम स्टेट है, मुझे SEZ के लिए और अदर देन SEZ के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इसको मार्क करके रख लेना। ठीक है, क्यों? बिकॉज SEZ यूनिट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन देन योर नॉन SEZ यूनिट। नेक्स्ट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 25(3). सेक्शन याद रखना 25(3) में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, मतलब मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। अगर मैं अपने मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेता हूँ तो जीएसटी के जितने भी प्रोविजन है वो सारे के सारे मुझ पे मुटाटिस अप्लाई हो जाएंगे। मुटाटिस म्हणजे एज इट इज, जहाँ पे भी तुमको एग्जाम में एज इट इज लिखने आता है वहाँ पे तो मुटाटिस लिख देना। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अगर उनको दिख जाते हैं ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है।
नेक्स्ट, अगर मैं if I am taking more than one registration, if I am liable for more than one registration, or if I am taking more than one registration, in respect of each such registration shall be treated as distinct person. मतलब मेरे पास मल्टीपल ब्रांचेज और मैं अगर सबके लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो मेरे जितने भी ब्रांचेज है ना, दे विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन. ठीक है, मतलब क्या है कि मुझे सारे ब्रांचेस के लिए सेपरेट REG01 फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा. नेक्स्ट, where a person who has obtained or required to obtain registration in a state union territory has an establishment in another state union territory, तो वो जो मेरी दूसरी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो भी मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा. मुझे अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो मेरे पास पैन होना ज़रूरी है. हावेवर 2 केस ऐसे हैं जिस केस में बिना पैन के भी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ. तो वो दोनों केस कौन से, देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना. ये एग्जाम में 1 लाइनर्स के लिए पूछ सकते हैं कि भैया पैन मैंडेटरी है लेकिन पैन के बिना भी मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, तो कौन कौन से ऐसे केस है. तो इसमें 2 केस है. सबसे पहला है TDS एंड सेकेंड है NRTP. मतलब अगर मैं TDS डिडक्टर हूँ अंडर सेक्शन 51 तो उस केस में मैं मेरा टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर दे सकता हूँ, मुझे पैन देने की जरूरत नहीं है. अगर मैं NRTP हूँ, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो बट ऑब्वियसली मैं इंडिया का रेसिडेंट नहीं हूँ तो मेरे पास पैन नहीं होगा. तो उस केस में मैं मेरा पासपोर्ट या फिर एनी अदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता हूँ. नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन. अगर इफ द पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना था लेकिन मैंने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, आई फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, या मैंने आगे आफ्टर 30 डेज भी अप्लाई नहीं किया, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर है ना मुझे एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा. ठीक है, और मुझे ना 2 ऑप्शन मिलेंगे. ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि जिस दिन मेरे पास टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आता है उसके विद इन 90 डेज मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, या फिर मुझे जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दिया है मैं उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता हूँ. अगर मैं अपील फाइल का, अगर मैं विद इन 90 डेज रजिस्ट्रेशन लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं अपील फाइल करता हूँ तो उस केस में मेरे पास अगेन 2 केस है, या तो मेरा अपील एक्सेप्ट हो जाएगा या मेरा अपील रिजेक्ट हो जाएगा. अगर मेरा अपील एक्सेप्ट हो जाता है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर मेरा अपील रिजेक्ट हो गया ना, ठीक है, तो मुझे विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर है? ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट ध्यान से देख लेना. नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गए, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इनको सेंट्रलाइज्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा विद इन 3 वर्किंग डेज. जो भी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है उनको UIN मिलता है, उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता. UIN कब मिलेगा? विद इन 3 वर्किंग डेज. देख, रजिस्ट्रेशन मुझे अगर मैंने अप्लाई कर लिया ना तो मुझे ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाएगा. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन. एक बार पूरा जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर डिटेल्स दिए ना, वो डिटेल्स का वेरिफिकेशन होगा. वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद ही मुझे रजिस्ट्रेशन मिलेगा. रजिस्ट्रेशन मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा. उसके बाद अगर मुझे विद इन द फिक्स टाइम, जो भी टाइम लिमिट जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अगर मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो इट विल बी deemed that my registration form has been accepted and मुझे registration certificate मिल गया. सेक्शन 25 क्लियर है? सेक्शन 25 तुम्हारा यहीं पे खत्म होता है. सेक्शन 26 तुम्हारा छोटा सा सेक्शन है. सेक्शन 26 बोलता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन. डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, अगर तुमने CGST एक्ट में कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर SGST एक्ट, UTGST एक्ट और IGST एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बोलता है कैंसिलेशन. अगर तुम्हारा CGST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो इट विल बी डीम्ड कि तुम्हारा SGST, IGST एंड UTGST का भी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया या कैंसिल हो गया. ठीक है, चल सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट है फॉर NRTP एंड CTP. देख, CTP एंड NRTP सेक्शन 24 में उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो उनका जो प्रोसीजर है ना वो सेक्शन 25 से अलग है. देख क्या बोलता है, CTP और NRTP हैज टू फाइल फॉर्म REG01 एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट. उनका जो बिजनेस है, CTP NRTP का जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस चालू होने से कम 5 दिन पहले उनको GST REG01 फाइल करना होता है. दे विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ना उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है? वैलिडिटी पीरियड विल बी पीरियड मेंशन्ड इन GST REG01 और 90 डेज विच एवर इज लोअर.
ठीक है। अगर मैंने सर्टिफिकेट में खाली 50 दिन का रजिस्ट्रेशन मांगा है तो मुझे 50 दिन का मिलेगा। अगर मैंने फॉर्म में 100 दिन का रजिस्ट्रेशन मांगा है तो मुझे 90 डेज का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है। हाउएवर वो जो 90 डेज का पीरियड है ना, इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बट मैक्सिमम another 90 days. Therefore, a CTP or NRTP can take a registration for maximum 180 days of period, including extension. ठीक है, 90 प्लस 90 कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, जब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट करूंगा ना, तो मुझे एप्लीकेशन के साथ साथ एडवांस डिपॉजिट भी सबमिट करना पड़ेगा। कितना एडवांस डिपॉजिट? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज टू बी सप्लाइड विद इन द पीरियड। ठीक है, मैं जितने पीरियड का रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ ना, उस पीरियड में मैं जो भी सप्लाई करूंगा गुड्स या सर्विसेज की, तो उस सप्लाई पे जितना भी मेरा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगा, वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मुझे इन द फॉर्म ऑफ एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। 100% डिपॉजिट करना है, कोई उधार नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैंने डिपॉजिट नहीं किया तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अगर मैं आगे एक्सटेंशन लेता हूँ तो वो एक्सटेंशन में भी मैं जितना गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने वाला हूँ उसका मुझे एस्टिमेटेड लायबिलिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अभी मान ले कि मैंने डिपॉजिट कर दिया एस्टिमेटेड लायबिलिटी एंड मेरा रजिस्ट्रेशन का जो पीरियड है वो खत्म होने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई मैंने एक्सेस लायबिलिटी डिपॉजिट कर दिया, तो जितना मैंने एक्सेस डिपॉजिट किया है वो मुझे इन द फॉर्म ऑफ रिफंड वापस मिल जाएगा। अगर मैंने शॉर्ट डिपॉजिट किया है तो मुझे इंटरेस्ट के साथ जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा। चल, कॉमन नोट क्या बोलता है? रिपोर्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। भाई जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना, वो फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट मुझे विद इन 15 वर्किंग डेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटीएन नंबर ऑन द नेम बोर्ड। मेरे जितने भी बिजनेस वर्टिकल्स है, जहाँ पर भी मेरा बोर्ड लगा है, कंपनी का नाम लगा है, मेरे को नीचे जीएसटीएन नंबर देना जरूरी है। ठीक है, चल, सेक्शन 27 भी क्लियर है। नेक्स्ट, सेक्शन 28 क्या बोलते हैं? सेक्शन 28 इज योर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर दो केस है, कोर फील्ड एंड नॉन कोर फील्ड। तो एक बार देख लेना कोर फील्ड क्या क्या होता है। कोर फील्ड के केस में मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अमेंडमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द चेंजेस एंड सच शैल बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड विद इन नेक्स्ट 15 डेज। मतलब मेरा जो कोर फील्ड का जो भी चेंजेस है ना, उसको इफेक्ट देने के लिए एटलीस्ट 30 डेज लगेगा। विद इन 15 डेज मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा और इन्फॉर्म करने के विद इन 15 डेज वो लोग अप्रूव या रिजेक्ट कर देंगे। नॉन कोर फील्ड के लिए मुझे कोई भी एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप उसको अमेंड कर सकता हूँ। अगर मेरा रिजेक्ट कब होगा एप्लीकेशन? इफ द डिटेल्स गिवन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो मुझे एक शो कॉज नोटिस इशू होगा कि भैया हम इसको रिजेक्ट करने वाले हैं, हमको ये बताओ कि रिजेक्ट क्यों नहीं करे। अगर मैंने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे दिया विद इन 15 डेज एंड अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो मेरा जो भी चेंजेस है विल स्टैंड अमेंडेड। अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो अमेंडमेंट नहीं होगा मेरे कोर फील्ड का। हाँ, इफ रजिस्टर्ड पर्सन रिस्पॉन्ड्स विद इन 7 डेज, देन उसके बाद पता चलेगा कि एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। अगर मैंने विद इन 15 डेज या 7 डेज कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मेरा जो कोर फील्ड का चेंजेस है वो अप्लाई नहीं होगा, इट विल नॉट बी अप्रूव्ड। नॉन कोर के केस में तुमको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए कोई भी जीएसटी के अंदर कोई भी ऑर्डर मेरे अगेंस्ट पास नहीं होगा बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए। अगर वन नीड्स टू मेक अ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर मेरा पैन में चेंज है ना, क्यों देख जीएसटी इज पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, तो अगर मेरा पैन में ही चेंज है तो मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैं रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता। चल, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, इसके दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो अपनी तरफ से है, पार्ट बी जो ऑफिसर की तरफ से होगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से क्या है भैया? पार्ट ए में मुझे सबसे पहले फॉर्म REG 01 फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इन पार्ट ए मुझे ये सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। क्या क्या डिटेल डालनी पड़ेगी? पैन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, एटसेट्रा। देख, अमेंडमेंट आया है, मेरे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है ना, वो मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो इसको ध्यान रखना, ये रूल 10A एक छोटा सा लाइन अमेंडमेंट में आया तो ये MCQ में भी आ सकता है। नेक्स्ट देख, पैन क्या होगा? मेरा पैन वैलिडेट होगा। पैन कैसे वैलिडेट होगा? ऑनलाइन वैलिडेट होगा, जो भी CBDT डेटाबेस में मेरा पैन दिया हो उसके बेसिस पे। मोबाइल नंबर और ईमेल मेरा OTP के थ्रू वैलिडेट होगा। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड जो आता है उसके हिसाब से। एक बार ये हो गया ना तो मुझे एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, TRN इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट यूजिंग द TRN। मैं क्या करूंगा? आई विल सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर मैं डिटेल्स डालूंगा और वो मैं सबमिट करूंगा अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड
डॉक्यूमेंट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले मुझे एडवांस डिपॉजिट फाइल करना पड़ेगा। ये सारा का सारा जो भी मैंने एप्लीकेशन फाइल किया ये सब कुछ प्रॉपर ऑफिसर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद देख क्या अभी प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, देख प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए ना वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन करेगा। अगर वो सब के सब प्रॉपर है तो विद इन 3 डेज मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म क्या है, फॉर्म GST REG 06, ठीक है। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने सबमिट किए उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्रॉपर ऑफिसर मेरे को वो प्रॉब्लम विद इन 3 वर्किंग डेज कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। एंड मेरे पास 7 दिन का टाइम होगा। अगर मैंने विद इन 7 डेज उस प्रॉब्लम का आंसर दे दिया, ठीक है, एंड अगर वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री निकला तो मुझे GST रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा इन फॉर्म REG 06। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला तो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। अगर विद इन 3 वर्किंग डेज या विद इन 7 वर्किंग डेज मैंने प्रॉपर ऑफिसर ने जो भी मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे अगर मैंने वो सबमिट कर दिए एंड उसका रिप्लाई नहीं आया तो उस केस में इट विल बी डीम्ड कि मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। देख इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के केस में 2 ही चीज़ है, या तो पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी से विद इन 30 डेज मैंने अप्लाई किया या नहीं किया। अगर मैंने विद इन 30 डेज पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो माई इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी एंड नॉट एक्चुअल सर्टिफिकेट डेट। अगर मैं आफ्टर 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो माई इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी एक्चुअल डेट ऑफ सर्टिफिकेट। समझ में आ गया? इधर देख नीचे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हुए, ये दोनों एग्जाम्पल देख लेना, तुमको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30 फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, इंटर लेवल पे एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउएवर एक बार छोड़ना नहीं, एक बार इसको देख लेना। देख सेक्शन 29 क्या बोलता है, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर देख क्या है, मेरा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना या तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है या फिर आई कैन कैंसिल ऑन माई ओन मोशन बाय अप्लाइंग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दूँ और मैं कैंसिल करवा सकता हूँ, या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए तो वो खुद कैंसिल कर सकता है। तो देख कौन कौन सा सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, या तो मेरे एप्लीकेशन से या सुओ मोटो उसके मर्जी से। तो सबसे पहला क्या है, बिजनेस हैज बिन डिसकंटिन्यूड और ट्रांसफर्ड फुल्ली फॉर एनी रीजन, ठीक है। अगर मेरा बिजनेस मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया तो उस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया तो जो सक्सेसर है उसको सेक्शन 22 में गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज है तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैंने सेक्शन 25(3) में वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन अभी मैं नो लॉन्गर लायबल हूँ फॉर रजिस्ट्रेशन तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। प्रोवाइडेड देख क्या बोला, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। देख रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करना और एक्चुअल डेट ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। तो उस प्रोसीजर वो जो पीरियड है ना मेरा, वो जो पीरियड है ना उस पीरियड के लिए मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो टेम्पररीली सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड हो गया तो मुझे रजिस्ट्रेशन मुझे GST रिलेटेड जो भी लॉज या रेगुलेशन है उससे कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल। पहला वाला पॉइंट क्या था कि या तो मैं एप्लीकेशन करूं या प्रॉपर ऑफिसर खुद कैंसिल करेगा। सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जो 5 कंडीशन देना उन 5 कंडीशन में प्रॉपर ऑफिसर अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। देख सबसे पहला क्या है, अगर मैंने एक्ट या रूल्स का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्राविन किया तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कंपोजिशन स्कीम एंड हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स। अगर मैं कंपोजिशन टैक्स पेयर हूँ और मैंने अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न्स फर्निश नहीं किए तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल टैक्स पेयर हूँ और मैंने 6 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न्स फर्निश नहीं किए तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। देख दोनों वाले केस में ना कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड है। कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड मतलब क्या, मैंने 2 कंपोजिशन स्कीम के केस में 2 टैक्स पीरियड का रजिस्ट्रेशन 2 टैक्स पीरियड का मैंने फाइल किया रिटर्न, एक का मिस हो गया फिर बाद में वापस एक फाइल किया तो इट विल नॉट बी काउंटेड। तीनों पीरियड के लिए अगर मैं कंटिन्यूसली फाइल नहीं करता तो ही मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, ठीक है। 4th पॉइंट देख क्या बोला है, अगर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और विद इन 6 मंथ्स मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो उस केस में मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड केसेस में या बिल्कुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पे लिया है तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में 3 केसेस थे। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता था कि मैं एप्लीकेशन दे सकता हूँ या प्रॉपर ऑफिसर खुद कैंसिल कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 में 5 केसेस है जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर खुद कैंसिल कर सकता है। तुम्हारे सेक्शन 29 में यही 2 आंसर है जो कि आने के चांसेस है, ठीक है। अगेन
नीचे देख, प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा जिसका रिप्लाई मुझे विद इन 7 वर्किंग डेज देना पड़ेगा। अगर रिटर्न्स वाला केस है और मैं रिप्लाई नहीं करके विद इन 7 डेज अगर मैं सारे के सारे पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब भी यही होगा कि भाई मैंने रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। रिटर्न्स के अलावा जितने भी केसेस ना, तीनों केसेस, उन केसेस में मुझे विद इन 7 डेज रिप्लाई देना पड़ेगा। रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, द कैंसिलेशन शैल नॉट अफेक्ट द टैक्स लाइबिलिटी, जस्ट बिकॉज मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि पहले का जो भी मेरा टैक्स लाइबिलिटी है वो भी अफेक्ट होगा या वो भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद मेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा, लेकिन उसके पहले जितना भी लाइबिलिटी है ना वो मुझे पूरा का पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अमाउंट पेएबल ऑन कैंसिलेशन, कैंसिलेशन के टाइम पे देखा, अगर मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक पे अगर मैंने कोई आईटीसी लिया है, ठीक है, तो वो आईटीसी जितना अमाउंट मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर कैपिटल गुड्स है, ठीक है, तो रिडक्शन हो जाएगा बाय 5%। देख, कैपिटल गुड्स या फिर प्लांट एंड मशीनरी है तो पे एन अमाउंट इक्वल टू आईटीसी टेकन एज रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट मतलब 5% पर क्वार्टर। मैंने जब कैपिटल गुड्स खरीदा था, ठीक है, उस टाइम पे अगर मैंने आईटीसी लिया था तो परचेज डेट से लेकर मेरे कैंसिलेशन डेट तक जितना भी क्वार्टर मैंने कैपिटल गुड्स यूज़ किया है, उतने क्वार्टर का 5% पर क्वार्टर अमाउंट माइनस हो जाएगा आईटीसी में से, और बैलेंस अमाउंट जो भी है ना वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो इधर देख, वीडियो को है ना पॉज करना और एक बार हो सके तो ये तीनों एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करना, पॉइंट पढ़ना और एग्जाम्पल देख लेना। नॉर्मल स्टॉक का एग्जाम्पल है और कैपिटल गुड्स का एग्जांपल है कि भाई मेरे को कैंसिलेशन के टाइम पे कितना अमाउंट पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अ टैक्स पेयर इज फ्रीड फ्रॉम द रूटीन कंप्लायंस, जो भी मेरा पेंडेंसी प्रोसीडिंग्स है ना, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, जितने पीरियड के लिए मेरा टैक्स मेरा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हुआ ना, उतने पीरियड के लिए मेरे को जीएसटी लॉज या रेगुलेशन से कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। Next, registration shall be deemed suspended from the date of submission of the application or date from which the cancellation is sought, whichever is later, pending the completion proceedings. ठीक है, तो ये जो पीरियड ना, ये पीरियड के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा, मुझे जीएसटी लॉज या रेगुलेशन से कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, ये पॉइंट देख लेना एक बार, शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाईज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी रिटर्न्स। अमेंडमेंट क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया, इफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर इज पास्ड, पर्सन, अगर मेरा जो कैंसिलेशन हुआ था, ठीक है ना, उसका रिवोकेशन ऑर्डर पास हुआ ना, तो जो पीरियड ऑफ पेंडेंसी है उसमें मैंने अगर कुछ सप्लाई किया है तो वो सप्लाई के लिए मुझे एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस एज वेल एज फर्स्ट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। Where a person who has submitted an application for cancellation, ठीक है, is no longer liable for registration, मतलब मेरा cancellation approve हो जाता है, and if I am no longer liable for registration, तो उस केस में proper officer shall issue order of cancellation within 30 days, within 30 days cancellation order for registration issue हो जाएगा। चल नेक्स्ट, सेक्शन 29 हो गया ना, सेक्शन 30 देखते हैं। सेक्शन 30 छोटा ही है तुम्हारा। सेक्शन 30 बोलता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, मतलब मैंने जो कैंसिलेशन किया था ना, उस कैंसिलेशन का कैंसिलेशन। ठीक है, तो उस केस में वेर अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, मतलब जो तुम्हारा सेक्शन 29 का सेकंड पॉइंट है, 5 केसेस, वो 5 केसेस में अगर मेरा प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो कैंसिलेशन ऑर्डर पास करने वाला होता है तो उस केस में मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे को अप्लाई कब करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर ने मेरे पे कैंसिलेशन ऑर्डर डाल दिया वो 5 केसेस में से, तो मेरे पास ऑप्शन है कि भैया मैं विद इन 30 डेज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए फाइल कर सकता हूँ। अब इधर देख, द प्रॉपर ऑफिसर में विद इन 30 डेज बाय ऑर्डर इधर रिवोक द कैंसिलेशन एप्लीकेशन और रिजेक्ट द कैंसिलेशन एप्लीकेशन। ठीक है, या तो वो मेरा, मैंने जो रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया ना, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर देगा विद इन 30 डेज, या फिर वो उसको रिजेक्ट कर देगा एंड प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएगा। अभी देख, रिजेक्ट वो ऐसे ही नहीं कर सकता, उसको एक शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। उस शो कॉज नोटिस का मुझे विद इन 7 वर्किंग डेज रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। अगर मेरा रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री निकला तो माई रिवोकेशन फॉर कैंसिलेशन विल स्टैंड अमेंडेड एंड मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। हाउएवर अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकलता है तो मेरा प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगा एंड कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अदर कॉमन पॉइंट देख,
सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30 के कॉमन पॉइंटर्स क्या है? द पर्सन टू होम यूआईएन हैज़ बीन ग्रांटेड, जिसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो रजिस्टर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैंसिल क्या करवाएगा? नेक्स्ट, वंस रजिस्ट्रेशन इज कैंसल, टैक्स पेयर विल बी इंटीमेटेड वाया SMS एंड ईमेल, एंड ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन इशूड एंड इंटीमेटेड वाया SMS एंड ईमेल। ठीक है। नेक्स्ट, ही कैन सबमिट द रिटर्न्स ऑफ द अर्लियर पीरियड आफ्टर कैंसिलेशन ऑल्सो। इधर देख, ये जो है ना रिटर्न्स टू बी फर्निश्ड, इसको एक बार कॉपी कर लेना अगर हो सके तो। भाई देखो कौन कौन से रिटर्न्स है जो फर्निश कर सकता है कैंसिलेशन के केस में बिफोर द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। जो कैंसिलेशन ऑर्डर में डेट ऑफ कैंसिलेशन है ना उसके पहले अगर मेरे कोई भी पेंडिंग रिटर्न है मैं वो सारे के सारे रिटर्न सबमिट कर सकता हूँ। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन है तो फॉर द पीरियड आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन टिल द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। मेरा कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, लेकिन मैंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया एंड वो रिवोकेशन भी अप्रूव हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से लेकर रिवोकेशन के बीच का जो पीरियड है उस पीरियड का मेरे को रिवाइज टैक्स इनवॉइस फाइल करना पड़ेगा एज वेल एज फर्स्ट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, एंड उस पेंडिंग पीरियड का भी मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। कब फाइल करूंगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। यूआईएन होल्डर्स जो भी है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स है, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन या फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी पॉइंट है। ठीक है, तो एक बार इसको भी ध्यान से देख लेना, एज सच उड़ा देना एक बार देख के। चल कूल। सो सीए इंटर वालों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन इतना ही है। इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट है, इन केस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस सेक्शन 51 एंड 52 छोटा सा पॉइंट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर लेवल। तो सीए इंटर लेवल कैन वाइंड अप, तुम्हारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट है सेक्शन 51 एंड सेक्शन 52 क्या बोलता है, ये खाली फाइनल लेवल के लिए एज वेल एज सीएस इंटर एंड सीएमए इंटर वालों के लिए। ठीक है, तो देख क्या बोलते हैं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 51 और कलेक्ट टैक्स अंडर 52। क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी सबमिटेड बाय सच पर्सन इन डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इनका ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन REG 01 नहीं है, टीडीएस टीसीएस वालों के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो कि REG 01 से अलग है, तो उनको उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। एंड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 51 और 52 विल बी ग्रांटेड विद इन 3 वर्किंग डेज आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डिटेल। ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू कलेक्ट टीसीएस, अगर मैं सेक्शन 52 में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ एंड वेयर ही डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, ही शैल मेंशन द नेम ऑफ द सेड स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन पार्ट ए। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मैं टैक्स कलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मेरा उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो मुझे पार्ट ए में बताना पड़ेगा, स्टेट का नाम या यूनियन टेरिटरी का नाम देना पड़ेगा। हावेवर मेरे जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एंड एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है वो सारे के सारे मुझे पार्ट बी में बताने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, registration will be cancelled if proper officer is satisfied that person is no longer liable to deduct tax or collect tax। एक बार मैंने अगर 51 या 52 में रजिस्ट्रेशन लिया एंड प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भाई मैं टैक्स डिडक्शन के लिए या फिर टैक्स कलेक्शन के लिए लायबल नहीं हूँ तो मेरा 51 52 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, TDS TCS वाले दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 24 तो उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है स्पेशल प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सप्लाइंग OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ठीक है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अगर मेरा जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया है, OIDAR सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया है, और अगर वो इन इंडिया किसी NTOR नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को अगर सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में OIDAR सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उनके लिए अलग फॉर्म है और अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, चलो तो अपना चैप्टर यहीं पर खत्म होता है रजिस्ट्रेशन का। we've seen section 22, we've seen section 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 4 पॉइंट है। फिर अपन ने सेक्शन 23 देखा पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, फिर अपन ने सेक्शन 24 देखा पर्सन मैंडेटरी लायबल टू रजिस्ट्रेशन, फिर अपन ने इंटर स्टेट सप्लाईज का केसेस देख लिए, डिफरेंट केसेस जो भी है। उसके बाद अपन ने सेक्शन 25 देखा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर 2 पार्ट थे जहाँ पे अगर नहीं फिर अपन ने सॉरी उसके अंदर नहीं थे, फिर अपन ने 26 देखा डीम्ड रजिस्ट्रेशन, देन सेक्शन 27 देखा NRTP और CTP के रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 5 डेज फ्रॉम द बिफोर कमेंसमेंट एंड एडवांस डिपॉजिट वाला केस। फिर अपन ने सेक्शन 28 देखा क्या अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अपन ने सेक्शन 29 देखा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे, वो इंपॉर्टेंट थे। पहले पॉइंट में ये था कि भाई मैं खुद अप्लाई कर सकता हूँ या फिर प्रॉपर ऑफिसर अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकता है, 3 पॉइंट थे उसके अंदर।
सेकंड में अपन ने ये देखा कि प्रॉपर ऑफिसर अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकता है, उसके अंदर 5 पॉइंट्स है। देन अपन ने लास्ट सेक्शन 30 देखा है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। उसके बाद फाइनल लेवल पे, इंटर लेवल वालों के लिए नहीं है, फाइनल लेवल पे अपन ने 2 पॉइंट और देखे थे, TDS TCS के केसेस एंड OIDAR सर्विसेज का केस। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अपना चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अच्छे से पढ़ना एंड आडियोस गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।